हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हम लोग पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य या इंडस्ट्रीज का राजस्थान के अंदर किस तरह का क्या स्टेटस। किसी भी इकोनॉमी के लिए आज के दिन तीन सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। और हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर कई मायने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब कमाई की बात आती है तो एग्रीकल्चर इतनी इनकम नहीं दे पाता किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, जितनी वहाँ पे उद्योग या सेवा क्षेत्र देता है। तो हमें उद्योग और सेवा क्षेत्र को विशेष रूप से पढ़ना होता है। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज क्या रोल प्ले करती हैं। अब इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन फैक्ट्स को आप अगर मेमोराइज कर लें तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य या इंडस्ट्रीज का ओवरव्यू इन द राजस्थान। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि राजस्थान की इकोनॉमी में उद्योग कितने इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेगी। हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट की इनकम में इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो देखिए 2021-22 में अगर हम लोग देखते हैं, और वो भी स्थिर मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों का मतलब होता है बेस प्राइस पे अगर हम लोग लेके चलते हैं, और हम जानते हैं कि अभी भी बेस प्राइस कौन सा चल रहा है हमारा 11-12। तो 11-12 का बेस प्राइस अगर हम लोग लेके चलें तो हमें 15.37% की ग्रोथ इंडस्ट्री सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो इंडस्ट्रीज में ओवरऑल 15.37% की ग्रोथ है बेस प्राइस के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में आखिर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन जनरल आप सभी को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब एक बार फिर देख लीजिए। हम इसके अंदर माइनिंग को और एक्सप्लोरेशन को इंक्लूड करते हैं, मतलब खनन और उत्खनन राजस्थान में औद्योगिक गतिविधि का पार्ट है। विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस सप्लाई, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इंडस्ट्रीज में शामिल हैं। तो मुख्य रूप से गतिविधियां कौन कौन सी? खनन, उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, गैस और जल आपूर्ति। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो 2020-21 और 21-22 के डाटा को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, ग्रोथ तो हमने पढ़ा कि ग्रोथ 35.37%, 15.37% की नजर आ रही है, लेकिन एक बार हम लोग इसको डिटेल में अगर चेक करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएसवीए। जीएसवीए का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन। तो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, जिसको हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते टाइम जीवीए नाम देते हैं, वही राज्य के संबंध में जीएसवीए हो जाता है। ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इसके अंदर स्टेट शब्द और जुड़ गया तो जीएसवी हो गया। जीएसवी के हिसाब से देखें तो 2020-21 में पिछले साल करंट प्राइस पे, प्रचलित मूल्य पे ये हुआ करता था 2,22,524 करोड़ रुपए, जो अब बढ़ के हो गया 2,75,163 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ स्थिर मूल्यों पे कंपैरिजन करें, फिक्स प्राइस पे कंपैरिजन करें, बेस प्राइस पे कंपैरिजन करें तो ये हुआ करता था, कांस्टेंट प्राइस पे कंपैरिजन करें तो होता था 1,54,115 करोड़ रुपए, जो बढ़ के 1,77,801 करोड़ रुपए हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें ग्रोथ कितनी है। तो अगर हम लोग करंट प्राइस के हिसाब से देखें, मार्केट प्राइस के हिसाब से 23.66% की ग्रोथ है, तो वहीं पे स्थिर मूल्यों के हिसाब से 15.37% की ग्रोथ है। इन दोनों में अगर हम लोग ये समझें कि ज़्यादा अच्छी मजबूत ग्रोथ कौन सा दिखाता है, तो कांस्टेंट प्राइस वाला ज़्यादा मजबूत ग्रोथ दिखाता है। लेकिन ओवरऑल ये दोनों फिगर इस तरफ इशारा करती हैं कि उद्योग क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलपमेंट या विकास हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम लोग देखें कि राजस्थान में जितने भी उद्योग हैं, उद्योग क्षेत्र की जो जो गतिविधियां, उन गतिविधियों में कौन सी गतिविधि राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कहने का मतलब है कि उद्योगों के अंदर राजस्थान में खनन, उत्खनन, बिजली सप्लाई, ये सब कुछ शामिल है। इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस जीएसवीए में, राजस्थान के जीएसवीए में कृषि क्षेत्र, इसका उद्योग क्षेत्र का योगदान 24.67% है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र बढ़ा? खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस आपूर्ति और निर्माण। इनमें अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा एरिया विनिर्माण क्षेत्र है, पॉइंट नंबर 1। तो विनिर्माण सबसे बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में निर्माण या कंस्ट्रक्शन सेकेंड नंबर पे, उसके बाद में विद्युत, जल आपूर्ति और बाकी चीज़ें तीसरे नंबर पे, और खनन उत्खनन राजस्थान में चौथे स्थान पे आता है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है वो आपको याद कर लेना, विनिर्माण क्षेत्र, लगभग उद्योग क्षेत्र के कुल योगदान का 40%। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये फिगर हम ऑलरेडी देख चुके कि 15.37% की वृद्धि ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर में हुई है। लेकिन अगर हम लोग खनन और उत्खनन क्षेत्र में देखें तो 8.15% की वृद्धि हुई है, विनिर्माण में 23% की वृद्धि हुई है, और
विद्युत गैस आदि में 6% की और निर्माण क्षेत्र में 7 की। तो विनिर्माण क्षेत्र ओवरऑल भी ज़्यादा रेशियो रखता है और इसकी बढ़ने की गति स्पीड वो भी काफ़ी तेज़। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आज के दिन जो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब भी बात होगी तो ये इंडेक्स हमेशा बोला जाता है, जिसका नाम है IIP। IIP पूरा नाम इसका होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हिंदी में हम बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े मासिक आधार पर संकलित होते हैं और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्शन क्षेत्र में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। राजस्थान का IIP जब निकलता है तो उसके लिए बेस ईयर या आधार वर्ष हम 2011-12 को लेते हैं। राजस्थान में अगर IIP देखें तो IIP के हिसाब से राजस्थान के 2020-21 के और 21-22 के सूचकांक दिए गए हैं। सारे सूचकांक जनरली याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक जो सामान्य सूचकांक है जनरल IIP वो आप लोग याद कर सकते हैं कि पिछले साल वो 122.34 था, जो बढ़ के 131.33 हो गया। ये भी एक तरह से ग्रोथ के बारे में इशारा करता है। अब उद्योग क्षेत्र की बात जब आएगी तो हम जानते हैं कि उद्योग क्षेत्र में कई प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग, जैसे कि लघु उद्योग, जैसे कि सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, कई तरह के। उन सभी उद्योगों में एक टाइप की इंडस्ट्री, एक प्रकृति की इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम, इंग्लिश में हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME। MSME काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MSME के बारे में अगर हम लोग पढ़ें कि राजस्थान में MSME का क्या कुछ चल रहा है, तो हम ये जानते हैं कि MSME की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई हैं हमारे लिए। अभी फिलहाल इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से MSME की डेफिनेशन क्या थी। सबसे पहले आता है सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो इंडस्ट्री। माइक्रो इंडस्ट्री हम उसको बोलेंगे, दो क्राइटेरिया आज के दिन एक साथ चलते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इस उद्योग को लगाने में निवेश या इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि इस उद्योग का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर का मतलब है एक साल के अंदर कितना ये सेल या प्रोडक्शन कर लेते हैं। निवेश अगर 1 करोड़ का हो और कारोबार 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो अगर इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह के जो उद्योग हैं वो सबसे छोटे माइक्रो या सूक्ष्म कहलाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन आज भी निवेश 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और आज भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो इंडस्ट्री बन जाती है लघु उद्योग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। और एक कदम और ऊपर चले तो ऐसे उद्योग जिनमें निवेश 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और कारोबार 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनको हम लोग नाम दे देते हैं मध्यम उद्योग। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग कैटेगराइज करें तो इस तरह से हो गया स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। और दो चीज़ें हमें देखनी है, दो चीज़ें कौन कौन सी, एक तो निवेश और दूसरा हमें देखना होता है टर्नओवर। तो इन दोनों क्राइटेरिया को एक साथ चेक करना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है हम लोग देख लेते हैं। निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, कारोबार 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो ये माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि निवेश 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और कारोबार है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका स्मॉल या लघु उद्योग कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कि निवेश 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और कारोबार 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसका नाम बन जाएगा कि ये अब हमारे लिए मध्यम उद्योग बन गया। तो इस कैटेगरी में आने वाले उद्योग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कहलाते हैं। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा कोई भी उद्योग जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा ना हो और जिसका निवेश 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो, वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में से एक होगा। अच्छा, अब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्योगों के बारे में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। क्यों चिंता रहती है? क्योंकि ये वो उद्योग हैं जो सबसे ज़्यादा, हर उद्योग अपने आप में छोटे छोटे हैं लेकिन कुल मिला के प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, निर्यात में बहुत योगदान देते हैं, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट को बड़े उद्योगों से ज़्यादा इनकी चिंता रहती है। दूसरा, बड़ा उद्योग अपने आप में सक्षम होता है, उसको सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो उद्योग है जिसको पुश करके आगे लाया जा सकता है। अगर ये उद्योग आगे बढ़ा तो अपने साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इनके बारे में काफ़ी चिंतित रहती है और कंटिन्यूसली इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किए जाते रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या क्या काम किया। तो हम सब जानते हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने MSME के संबंध में अलग से मंत्रालय बना दिया। पहले हमारे भारत में एक ही मंत्रालय होता था, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। सभी उद्योगों को वही ध्यान रखता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन जब ऐसा होता था तो हर मंत्रालय का फोकस हमेशा बड़ी इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा होगा। ऐसा ना हो इसके लिए मंत्रालय अलग बना दिया गया, MSME मंत्रालय। उसके पास सिर्फ एक काम है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का ध्यान रखना। तो अब एक MSME मंत्रालय अलग से।
एमएसएमई मंत्रालय जो अलग से बना है, उस एमएसएमई मंत्रालय ने इन छोटे उद्योगों को सरलता से पंजीकरण कराने का, अपने आप को रजिस्टर करने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने एक नई वेबसाइट या नया पोर्टल लॉन्च किया जहां पे जाके आप, मैं, कोई भी अपने उद्योग का पंजीकरण करा सकता है। उस पोर्टल का नाम है udyamregistration.gov.in। तो उद्यम नाम से पोर्टल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे जाइए और जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको याद रखने का कोई नेसेसिटी, कोई फायदा नहीं है कि अभी तक 2,02,947 इकाइयों का पंजीकरण हो चुका। जब तक आप पेपर में पढ़ेंगे तब तक ये नंबर और बढ़ जाएगा। तो ये कोई रेलेवेंसी की चीज़ नहीं है। बस आप याद कर सकते हैं कि सरकार ने क्या प्रयास किया, स्वतंत्र मंत्रालय बनाया, उस मंत्रालय के द्वारा रजिस्ट्रेशन को ईजी बनाने के लिए एक अलग से पोर्टल बना दिया गया। अगला है हमारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब हम लोग वो योजनाएं पढ़ रहे हैं जो एमएसएमई से संबंधित हैं, कुछ केंद्र सरकार की, कुछ राज्य सरकार की। केंद्र सरकार की नहीं, ये राज्य सरकार की योजना है। नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 13 दिसंबर 2019 से शुरू हुई। योजनाओं को आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि योजनाओं के प्रश्न एग्जाम में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनको या तो उद्योग शुरू करने के लिए ही पैसे नहीं है, और अगर उद्योग शुरू कर लिया तो उद्योग शुरू करने के बाद में कई बार उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना होता है, सुधार करना होता है, कुछ कैपेसिटी बढ़ानी होती है, उन सब के लिए पैसे नहीं है। तो उनके लिए पैसे ना हो तो इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और ऋण के ऊपर इंटरेस्ट कम रखा जाता है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो आप याद कर लीजिए, विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री है तो उनको नए उद्यम स्थापित करने के लिए या फिर वर्तमान उद्यम को विस्तार करने के लिए, उसको आधुनिक बनाने के लिए, विविधीकरण करने के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। पैसे सरकार नहीं देगी, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंकिंग जो सेक्टर है वो, उनके माध्यम से पैसे दिलाए जाते हैं और 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, अप टू 10 करोड़। लेकिन इस योजना में अगर 25 लाख रुपए तक का लोन लोगे तो आपको 8% ब्याज पे मिल जाएगा। 5 करोड़ तक का अगर लोन लोगे तो 6% ब्याज पे मिल जाएगा, और अगर मान लीजिए कि आप 10 करोड़ तक के लोन लेते हैं तो आपको 5% ब्याज का अनुदान मिलेगा। तो चलिए, ये सारे की सारी इस योजना की खास बातें हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अगली योजना है जिसका नाम है राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग अधिनियम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। इसका मतलब है राजस्थान में एमएसएमई को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा इनेबल करने के लिए एक कानून बना दिया गया जिसका नाम है एमएसएमई एक्ट 2019। एमएसएमई एक्ट बेसिकली ये इस उद्देश्य से बनाया गया कि जब कोई भी एमएसएमई इंडस्ट्री लगती है तो बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के स्मूथली उसका रजिस्ट्रेशन हो सके, स्मूथली वो अपना काम करना शुरू कर सके। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 2019 में एक नया पोर्टल बनाया, जिस पोर्टल के माध्यम से इनसे संबंधित काम किए जा सकते हैं, अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल का नाम आपको याद करना है, राजस्थान उद्योग मित्र.rajasthan.gov.in। जैसे आप सब लोगों के काम करने के लिए ई मित्र है, वैसे उद्योगों के लिए उद्योग मित्र है, राज उद्योग मित्र.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर जाके आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप आवेदन करेंगे तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से एक कागज जमा कराना होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। इंटेंट का मतलब है अपना उद्देश्य बताना होता है, हम किस उद्देश्य से इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। तो ये आपको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट का मतलब है, हम इसको बोलते हैं कि एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट मिलने से होगा क्या, 3 साल तक आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कानूनों के तहत अनुमोदन, निरीक्षण जो भी होते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह होती है ना, कोई भी आके इंस्पेक्शन करता है, उन सब चीज़ों से आपको छूट मिल जाएगी। और जब ये चीज़ें नहीं होंगी, बार बार इंस्पेक्शन का, जाँच का खतरा नहीं रहेगा, तो बिजनेस आपका स्मूथली चलता रहेगा। अब इसके साथ साथ नीति आयोग, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, जिसको आप जानते हैं योजना आयोग की जगह बनाया गया था, उन्होंने भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वो निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स के नाम से 2020 में एक इंडेक्स जारी किया, और उस इंडेक्स में अलग अलग कैटेगरी के स्टेट हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके चारों तरफ ज़मीन ही है, पानी नहीं है, उनको लैंडलॉक स्टेट्स बोलते हैं। तो जो लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, उनकी कैटेगरी में रैंकिंग दी गई, जिसमें राजस्थान का सूचकांक 62.55 आया। और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, उनमें से राजस्थान एक है।
अगर अगर हम लोग ये देखें कि अगर राजस्थान एक्सपोर्ट की तैयारियों में इतना आगे है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में इतना आगे है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में आगे है, तो राजस्थान से ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं? तो अगर राजस्थान से एक्सपोर्ट होने वाली 5 बड़ी चीज़ें हम लोग देखें तो उसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कपड़ा, हस्तशिल्प और इसके अलावा धातुएं और रसायन, ये सब इसके अंदर संबंधित है। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है राजस्थान, और इन चीज़ों का एक्सपोर्ट पूरे देश में जितना होता है उसका आधा अकेला राजस्थान कर देता है। आप जानते हैं कि कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें राजस्थान की कोई टक्कर नहीं है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में राजस्थान पूरे देश में सबसे अलग स्थान रखता है। तो ऑन द सिमिलर लाइन हस्तशिल्प के अलावा राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें, परसेंटेज वाइज चलें, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा लगभग 14.75% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। राजस्थान का एक्सपोर्ट अगर 100 रुपये माने तो 100 में से 14.75 इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। हस्तशिल्प लगभग 11.76 या 12% स्थान रखता है। कपड़ा लगभग 10.86, धातु लगभग 10.01, रसायन 9.51 और बाकी संगमरमर का पत्थर, ग्रेनाइट, ये सारा का सारा 7.73 प्लेस रखता है। लेकिन आप ऊपर से टॉप 5 याद कर लें तो आपका काम बन जाएगा कि राजस्थान के मुख्य 5 निर्यात उत्पाद कौन से हैं। इसके अलावा बाकी अगर और हम आगे चलें तो जेम्स ज्वेलरी का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का कृषि संबंधी उत्पाद है और अन्य उत्पाद छोटे मोटे हैं ही। अब एक मिशन राजस्थान में चल रहा है जिसका नाम है मिशन निर्यातक बनो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको एक्सपोर्ट का प्रयास करना चाहिए, निर्यातक बनना चाहिए। अगर निर्यातक बनने का मतलब है अपने देश के लिए तो सामान बनाओ ही, इतना सामान बनाओ कि उसको दूसरे देशों में बेचा जा सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं और अलग अलग जिलों में जाके औद्योगिक इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चिन्हित करके उनको नया निर्यातक बनाने का लक्ष्य हम लोग रखते हैं कि भाई इकाइयों को चिन्हित करेंगे और उनको बोलेंगे आप भी निर्यात करो ऐसी इकाइयाँ जो अभी तक निर्यात में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक फिगर है, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए कि पूरे राजस्थान में 22,731 नए निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, इसके लिए अब जितने भी हमारे संभागीय मुख्यालय हैं, मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर पे 2 दिन का ट्रेनिंग या 2 दिन का प्रशिक्षण वहाँ पे लगाया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को प्रथम निर्यात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि पहली बार आप निर्यात कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्या काम कैसे करना पड़ेगा। उसके बाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक और योजना चलाती है जिसका नाम है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। जो लोग निर्यात के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे उनको हम लोग राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार देंगे। ये योजना 2019 से चल रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर 15 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं, 32 उसके अंदर हम लोग इनाम देते हैं और 32 इनामों के अलावा एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड भी देते हैं। अब इस तरह से टोटल मिला लिया जाए तो लगभग 33 अवार्ड हो गए। कैसे? 15 अलग अलग कैटेगरी के अंदर 32 इनाम और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसे करके 33 इनाम हम लोग राजस्थान में देते हैं। अब कितने को दे चुके अवार्ड, इसको याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अब बात आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन पर ट्रेनिंग कार्यक्रम। एक्सपोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, कानूनी कार्यवाही, कानूनी कागज़, ये सब बनाने पड़ते हैं और छोटा एक्सपोर्टर होता है वो इन सब में पारंगत, इन सब में एक्सपर्ट नहीं होता। इसलिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है और उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटी समझाई जाती हैं सो दैट जिसका एक्सपोर्ट करने का मन हो वो बिचौलियों के चंगुल में ना फंसे। बिचौलियों के चंगुल में नहीं आएगा तो ईजिली अपना एक्सपोर्ट कर पाएगा और कम एक्सपोर्ट करके भी पैसे ठीक कमा पाएगा, नहीं तो बीच में बिचौलिए धोखाधड़ी करेंगे और सारे के सारे पैसे उनके खा जाएंगे। इसमें हम लोग राज्य में 6 से 7 जिलों का चयन करते हैं और हर जिले के अंदर 2-2 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ हर जिले के अंदर जो जिला उद्योग केंद्र होता है उनको हम लोगों ने बजट आवंटित कर रखा है, पैसे बता रखे हैं कि 75,000 रुपये का आपके पास बजट है। 75,000 रुपये के बजट से ये ट्रेनिंग कार्यक्रम उनको चलाने की परमिशन होती है। हर जिले को एक लक्ष्य दे दिया हम लोगों ने कि कम से कम 35 से 40 निर्यातकों को आपको ट्रेनिंग देनी है। तो यूँ समझ लीजिए 35 से 40 निर्यातकों को 2 दिन की ट्रेनिंग देनी है हर जिले में और हर जिले का 75,000 रुपये का वहाँ पे बजट है। इसके साथ साथ एक नाम आप याद कर सकते हैं कि निर्यात संबंधी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नया परिषद बनाया है जिसका नाम है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। अगला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उद्योग और वाणिज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वो कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे प्रमोशन राजस्थान में मिलता है। तो देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर
उद्योग और हस्तशिला को प्रोत्साहन देना और इसके साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करना, जहाँ जहाँ पे आवश्यक मार्गदर्शन की ज़रूरत हो वहाँ पे मार्गदर्शन देना, अगर कोई सहायता या सुविधाएं प्रदान करनी है तो वो करना। उन सभी कामों के लिए हम लोगों ने एक नोडल डिपार्टमेंट या केंद्र बिंदु मानिए केंद्रीय विभाग स्थापित कर रखा है, और वो सेंट्रल डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट जो है उसका नाम है उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो आपको याद रहना चाहिए कि उद्योग और वाणिज्य विभाग इन सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल डिपार्टमेंट है। ये सभी उद्यमियों को जब वो बिजनेस करते हैं तो उनको इनपुट चाहिए होता है, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है और सुविधाएं चाहिए होती हैं, तो वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का इसका काम है। इन्होंने कैसे ही हम काम करेंगे इसके लिए हमने छोटे छोटे केंद्र बना रखे हैं, सेंटर्स बना रखे हैं। तो 36 हमने जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र बना रखे हैं और 8 सब केंद्र उप केंद्र बना रखे हैं। इस तरह से उन केंद्रों के माध्यम से ये सारी सुविधाएं हम लोग उन तक पहुंचाते हैं। इनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक सेंट्रल पॉइंट बना रखा है जिसका नाम अलग से छोटे उद्योगों के लिए, जिसका नाम है MSME निवेशक सुविधा केंद्र। तो MSME के अंदर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर करके भी हमने स्थापना कर रखी है, जिसमें छोटे उद्यमियों को निवेश संबंधी सारी जानकारियां वहां से मिल जाती हैं। और हम लोग करते क्या है, इस जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको इमीडिएटली निराकरण करने की कोशिश करते हैं। अब कठिनाइयाँ किस तरह की हैं वो देखा जाता है। नए उद्यमियों को अगर कोई जिला स्तर पर कठिनाई आ रही है तो जिला कलेक्टर साहब के द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। राज्य स्तर पर अगर कोई है तो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कोई विवाद हो जाए तो विवाद के निपटारे के लिए भी हम लोगों ने एक समिति पहले से बना रखी है जिसका नाम DRM या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जिसमें फटाफट से इनको निपटारा करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलें आगे। अब औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कौन कौन सी उपलब्धियां अभी तक हुई हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए ये यहाँ पे जो डाटा दिए गए हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। तो इसमें तो सिर्फ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस उद्देश्य से चलाया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा और वाणिज्य गतिविधियां, इन दोनों को बढ़ाना और रोजगार को बढ़ाना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रोजगार को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप देखें तो उद्योगों को बढ़ावा देना नहीं, रोजगार का सृजन करना है। लेकिन रोजगार तभी बढ़ेंगे जब उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर ये भी लगाते हैं, और औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर के माध्यम से जिला स्तर पे, पंचायत समिति के स्तर पे, इन छोटे स्तर पे उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप उद्यमी बनिए। उद्यमी बनने के बहुत फायदे हैं। अगर आप उद्यमी बनेंगे तो दूसरों के यहाँ रोजगार मांगने की बजाय खुद किसी को रोजगार देने के लायक हो जाएंगे। अब राजस्थान के अंदर 2019 इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि 2019 में 2 मुख्य पॉलिसी राजस्थान में आई, जिसमें से एक का नाम है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, और एक और पॉलिसी वहां पे आई जिसका नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी या राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो इनमें एक तो इनकी डेट, इफेक्टिव डेट हमें याद रहनी चाहिए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 1 जुलाई 2019 को आई थी, और इसके साथ साथ निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को आई थी। इस योजना में, निवेश प्रोत्साहन में, हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा लोग बिजनेस करने के लिए मोटिवेट होंगे, तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। देखिए हम लोग इसके अंदर कोशिश ये करते हैं कि जो भी नए निवेश होंगे उनको हम 7 साल के लिए फ़ायदे देंगे। 7 साल के लिए सबसे पहले स्टेट GST SGST का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। इसका मतलब GST जब हम लोग लगाते हैं तो GST में 2 कंपोनेंट होते हैं, स्टेट GST और सेंट्रल GST। अगर राज्य में लोकल सेल पे GST लग रहा है तो उसमें जो स्टेट वाला GST का पोर्शन है वो राज्य सरकार लेती है। तो राज्य सरकार ये कहती है कि अगर हमारी पॉलिसी के अधीन आपने नया उद्योग लगाया तो पहले 7 साल के लिए स्टेट का GST का पोर्शन आपका पूरा पूरा आपको लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सेस, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है, वो टैक्स आपका माफ़ हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी अगर कोई लगती है तो माफ़ हो जाएगी। मंडी टैक्स अगर लग रहा है आपके ऊपर तो वो माफ़ हो जाएगा। 100% तक उसके अंदर छूट दी जा सकती है। इसके अलावा SC और ST कम्युनिटी से अगर बिलोंग करने वाला कोई व्यक्ति है, वो अगर उद्यम लगाना चाहता है तो उनके द्वारा लगाए गए उद्यमों को भी यहाँ पे शामिल करके उनको विशेष पैकेज अलग से दिया जाता है। और खास बात क्या है, इस योजना को स्टेट की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया। तो राज्य की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसका नाम है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या है? हम लोग ये मानते हैं कि जब भी कोई कंपनी
व्यवसायिक गतिविधियां करती है तो व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान कई प्रकार से वो समाज को नुकसान पहुंचाती है, समाज से बहुत सारी चीज़ें लेती है, इसलिए बदले में उनको समाज कल्याण के काम करने चाहिए। पहले समाज कल्याण के काम करना हर कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब नैतिक नहीं, वैधानिक जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। कानूनी जिम्मेदारी होने का मतलब है हर कंपनी अपने प्रॉफिट का 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालती है, जो 3 साल का औसत लाभ आता है उसका 2% पैसा निकाल के अलग करती है। जैसे किसी कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट निकाला और 3 साल का प्रॉफिट आ गया मान लीजिए 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ के प्रॉफिट का 2% मतलब हो गया 20 करोड़। 20 करोड़ रुपया निकाल के अलग रखा जाएगा और उस 20 करोड़ को कंपनी को सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के काम पे खर्च करना होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी कंपनी ये ना माने ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपनियों पे कानून लगता है जिसका नाम है कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में ये कंपनियों के लिए मैंडेटरी या आवश्यक कर दिया गया है, लेकिन हर कंपनी पे लागू नहीं होता, सिर्फ बड़ी कंपनियों पे लागू होता है। बड़ी कंपनी कौन सी? कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कुल संपत्ति, कंपनी की एसेट्स 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, या कंपनी की जो सेल होती है, टर्नओवर जिसको बोलते हैं, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर पिछले 3 साल कंपनी के जो प्रॉफिट हुए हैं वो प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कंपनी इस लिस्ट में, इस दायरे में कवर हो जाएगी और अपने 3 साल के औसत लाभ का 2% निकाल के उनको अलग से रखना पड़ेगा। अब कंपनियां बहुत सारी हैं, सभी कंपनियां ईमानदारी से अगर ये पैसा खर्च करने लगें तो समाज कल्याण के बहुत सारे काम होने लगेंगे। अब कंपनियां समाज कल्याण ठीक से कर रही हैं या नहीं कर रही, इसकी निगरानी के लिए हम लोगों ने एक अथॉरिटी गठित कर दी जिसका नाम है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण, और इसको गठित किया गया 6 नवंबर 2019 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि CSR की निगरानी के लिए 6 नवंबर 2019 को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी राजस्थान में गठित की गई। अब चलते हैं हम लोग साझेदारी फर्मों के रजिस्ट्रेशन के बारे में। साझेदारी किसे कहते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं तो उसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी के रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है, साझेदारी अधिनियम लागू होता है। हालांकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना एज सच आवश्यक नहीं होता, वो सिर्फ एक साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड समझौता करके ही पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम लोगों ने नए नियम राजस्थान में बना दिए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, हम लोग मानते हैं कि कई प्रकार की इसमें से कंपनियां हो सकती हैं, जैसे कुछ ट्रेडिंग होती है, कुछ नॉन ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, मतलब व्यापार करने वाली या बिना व्यापार वाली। इनमें निगरानी के लिए हमने एक कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है जिसका नाम है कार्यालय आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो उद्योग और वाणिज्य विभाग के जो कमिश्नर हैं उनके अधीन हम लोग, एक कानून पहले से चलता है जिसका नाम नॉन ट्रेडिंग कंपनीज एक्ट 1960 है। 1960 का नॉन ट्रेडिंग कंपनीज एक्ट है। इसके अलावा राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कंपनीज नियम भी है, रूल्स भी है 1962। इनके अंतर्गत हम फर्मों का पंजीकरण करना अलाउ कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस में जाके आप इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा महाप्रबंधक जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रूप में भी काम किया जाता है। तो नॉर्मली कंपनियों का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार होता है, वैसे ही अगर इन साझेदारी फर्मों का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए भी एक रजिस्ट्रार होगा। वो रजिस्ट्रार हमारे यहाँ पे कौन है? महाप्रबंधक जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र। उसके बाद जितने भी राजस्थान में दस्तकार हैं उन सभी लोगों को हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट या पहचान पत्र या परिचय पत्र जारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दस्तकारों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, दस्तकारों को बहुत सारी सुविधाएं सरकार देने की कोशिश करती है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब तभी मिल पाएंगी जब उनके पास में एक पहचान पत्र होगा। तो जितने भी कारीगर हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिंगल साइन ऑन आप जानते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सिंगल साइन ऑन सिस्टम बना रखा है जिसको हम SSO पोर्टल बोल देते हैं। तो जो सिंगल साइन ऑन या SSO पोर्टल है, वहाँ से वो रिक्वेस्ट करके अपना प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे किसी उपयोगी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।